हाँ जी, समझ आ गया सबको ये वाला पॉइंट? एनी डाउट टू एनीवन? नो मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट, बबल ट्रांसफर्ड टाइटल ऑफ मोटर कार टू बिजनेस, द मोटर कार वाज वर्थ रुपीज 90,000। इस लाइन का मतलब क्या है कि मिस्टर बबल ने, जो भी नाम है इसका, मिस्टर बॉबी ने सॉरी, ट्रांसफर टाइटल ऑफ मोटर कार टू द बिजनेस। इस लाइन का मतलब है बॉबी के पास कोई पर्सनल कार थी और वो पर्सनल कार उसने बिजनेस में डाल दी। बस आपको, आप वर्डिंग्स, इस वाले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ आपको वर्डिंग पढ़नी सिखाई है और कुछ नहीं सिखाया, सब कुछ आपको आता था। इसमें बोला बॉबी ट्रांसफर्ड, इसमें ये नहीं कहा कि बॉबी परचेज्ड। बॉबी, बॉबी कौन है इसमें? ऑनर। ऑनर, अगर ऑनर अपना कुछ भी पर्सनल सामान, ऑनर दो काम करता है, या तो पर्सनल पैसा या पर्सनल असेट या अपने पर्सनल गुड्स अगर बिजनेस में डालता है तो हम उसको कहते हैं कैपिटल। चाहे वो असेट डाले, चाहे वो गुड्स डाले, चाहे वो मनी डाले। और अगर वो निकालता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या करा है? अपना बॉबी ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब उसने किया, ट्रांसफर कर दिया अपनी चीज। भाई प्लीज, जिसके भी घर से आवाज आ रही है अपने उसको म्यूट कर ले, माइक को। बॉबी ट्रांसफर टाइटल ऑफ मोटर कार, उसने मोटर कार का टाइटल, ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर तो कोई बंदा तभी करेगा ना जब वो उसका खुद ऑनर होगा। तो मोटर कार का ऑनर था बॉबी, उसने उसको बिजनेस की फेवर में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि वो अब उसकी पर्सनल कार नहीं रही, अब वो बिजनेस की कार हो गई। बिजनेस में जो भी लोग होंगे वो उसको यूज कर सकते हैं। तो मोटर कार की वर्थ है 90,000। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं ना कि ऑनर ने अपनी पर्सनल कार एसेट जो थी वो बिजनेस में डाल दी। तो इट मीन्स एक तरफ से आपकी कार बढ़ जाएगी, फिक्स असेट्स बढ़ जाएंगे, कार, फिक्स असेट्स का नाम होगा कार, मोटर कार। और एक तरफ से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। सेम कंसेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में किया था, बिल्कुल सेम। शुरू में उसने ऑफिस इक्विपमेंट दिया था और कैश दिया था। अब उसने एक अपना अपना क्या चीज, अपनी क्या चीज और दे दी? मोटर कार और दे दी। तो यानी कि कैपिटल इंक्रीज हो गई आपकी कितने रुपए से? कितने से? 90,000 से। और ऑन द अदर हैंड एसेट इंक्रीज हो गई 90,000 से। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैम, बोलो। मैम जो कैपिटल में इंक्रीज हुआ वो एसेट में कौन से हेडिंग के अंदर इंक्रीज होगा? देखो, एसेट साइड में आप लिखेंगे एक नया नाम। फिक्स असेट्स चली रही थी, फिक्स असेट्स में अभी तक आपके पास दो फिक्स असेट्स आई हुई थी। एक तो फिक्स असेट्स का नाम था इक्विपमेंट, हाँ। एक फिक्स असेट्स आपकी चल रही थी लैंड एंड बिल्डिंग। अब एक नाम और ऐड हो जाएगा जिसका नाम क्या रहेगा? मोटर कार। ये तो हो गई असेट साइड, ठीक है। और लायबिलिटी साइड के अंदर तो कैपिटल में ऐड होगा ही होगा ये। हाँ। कैपिटल आपकी प्लस हो गई 90,000 से, और एसेट साइड के अंदर मोटर कार प्लस हो गई 90,000 से। ओके, ओके। हाँ मैम। यस। नेक्स्ट, माइक बंद कर लो बेटा। परचेज फॉर ₹30,000 एडिशनल ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। फिर ऑफिस इक्विपमेंट हमने क्रेडिट पर खरीदा, तो एक तरफ से मेरा इक्विपमेंट बढ़ गया। इक्विपमेंट, अब ये जो इक्विपमेंट हम खरीदते हैं, कल बताया था मैंने आपको कि कल या इससे लास्ट लेक्चर में जिसके भी साथ हुआ था, जब हमने इक्विपमेंट खरीदा तो हमारी एसेट्स बढ़ गई। एसेट मतलब फिक्स असेट्स बढ़ गई। फिक्स असेट्स में हमारे पास ऑलरेडी चल रहा था ऑफिस इक्विपमेंट एक नाम, तो ऑफिस इक्विपमेंट मेरे इंक्रीज हो गए। और जो ऑफिस इक्विपमेंट हमारे इंक्रीज हुए 30,000 से, अब हमारे पास से कैश थोड़ी गया है कि हम कैश माइनस कर दें। हमारे पास, उसने कहा है कि क्रेडिट पे खरीदा है हमने, तो मैंने आपको बताया था जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं उनको हम क्रेडिटर बोलते हैं, और जिनसे हम एसेट्स खरीदते हैं
अगर खरीदी उनसे है तो उनको नॉन ट्रेड क्रेडिटर बोलते हैं। जिनसे गुड्स खरीदते हैं उनको क्रेडिटर भी कह सकते हो और ट्रेड क्रेडिटर्स भी कह सकते हो। और जिनसे इक्विपमेंट खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, कुछ भी खरीदा, उसको नॉन ट्रेड क्रेडिटर कहते हैं। तो हमारी लायबिलिटी साइड में एक नाम बढ़ गया जिसका नाम था नॉन ट्रेड क्रेडिटर्स। उसमें हमने लिख दिया कितना, 30,000 का अमाउंट। एनी डाउट? समझ आ रहा है सबको? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेड 75,000 सैलरी टू द ऑफिस मैनेजर। ये तो सिंपल है, सैलरी एक्सपेंसेस होता है और पेड वर्ड लगा दिया। सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं है, पेड है। पेड है तो कैश गया, कैश कम हो गया और एक्सपेंसेस ने कैपिटल को कम कर दिया। प्रोवाइडेड सर्विसेज टू ए क्लाइंट एंड कलेक्टेड ₹30,000। अब ये तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो इसका काम ही क्या होगा, लोगों को सर्विसेज देना, कंस्ट्रक्शन का काम करके देना। अब कंस्ट्रक्शन के काम से जो पैसा आएगा, मैंने आपको ये बात, मुझे सबको शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता सबके साथ डिटेल में डिस्कस हुई है नहीं, कुछ बीच में मिड में एंट्रीज हुई थी, इसलिए मैं बता देती हूँ। एक कोई भी बंदे हैं, जो भी लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस सिर्फ दो ही चीजों में होता है, मैं नाम बता देती हूँ। बिजनेस वर्ड का मतलब है या तो आप गुड्स सेल करोगे या आप सर्विसेज सेल करोगे। जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हमारा स्टॉक अकाउंट बनता है। जब भी गुड्स की बात करते हैं यानी कि, तो हम स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। और जब हम सर्विसेज सेल करते हैं तो हमारा स्टॉक अकाउंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सर्विसेज दे रहे हैं, जिसको भी काम करके दे रहे हैं उसको सर्विसेज करके दे रहे हैं, उसमें स्टॉक का कोई काम नहीं है। तो गुड्स को जब भी हम सेल करते हैं, ध्यान रखना, जब मैं आपको जर्नल एंट्री समझाऊंगी, लिखनी सिखाऊंगी, तो गुड्स को सेल करते हैं तो एक नाम आएगा सेल अकाउंट। और जब सर्विसेज किसी को देते हैं, सर्विस बेचने को कहते हैं सर्विस रेंडर करना। जब हम किसी को सर्विसेज रेंडर करते हैं तो हम नाम लिखते हैं रेवेन्यू अकाउंट। कोई बात नहीं, तो वैसे समझाया आपको, टर्म समझाइए, बट मेन थिंग इज व्हाट, कि आपको रेवेन्यू मतलब इनकम। अगर हमारे को इसके अगेंस्ट, जैसे आपको मैं ये एग्जांपल क्यों दिया मैंने, मैं एक बार इसको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ, आपको इसका मतलब समझ में आएगा। देखो, आप अभी तक क्या कर रहे थे, जैसे आपने 10,000 का स्टॉक था, अगर उसको 12,000 में बेच दिया तो आपकी इनकम हुई 2,000 रुपीज की। तो आपने उस केस में क्या किया, 12,000 कैश में प्लस कर लिए, 10,000 स्टॉक में से माइनस कर दिया और आपकी कैपिटल में चली गई आपकी इनकम 2,000 रुपए। अभी तक ऐसा ही कर रहे थे सब लोग। जैसे ही आप स्टॉक बेचते थे तो आप स्टॉक कम कर देते थे, दूसरी साइड पर आप कैश बढ़ा देते थे और कैपिटल भी इंक्रीज कर देते थे। दिस वाज द कंसेप्ट अर्लियर। अब मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है तो वो सर्विसेज देती होगी। सर्विसेज मतलब उसके पास रेवेन्यू आता होगा, इनफ्लो आता होगा, ग्रॉस इनफ्लो आता होगा। उसके पास जैसे इसी क्वेश्चन में है, उसने फी कलेक्ट करी, कितने रुपए की फी कलेक्ट करी अपने क्लाइंट से, प्रोवाइडेड सर्विसेज टू द क्लाइंट एंड कलेक्टेड 30,000। अब जब तक आपको ये नहीं बताया जाएगा कि जो सर्विसेज कलेक्ट किए इसके अगेंस्ट कितने एक्सपेंसेस हुए, तो ये सारा का सारा अमाउंट जो है आपकी इनकम हो जाएगा। मैं ये बताने के लिए मैंने इतना लंबा डेफिनेशन आपको समझाया। तो ये पॉइंट जो है आपका, रिसीव प्रोवाइडेड सर्विसेज टू क्लाइंट एंड कलेक्टेड 30,000, एक तरफ से इनकम बन जाएगा, एक तरफ से कैश हो जाएगा। कैश प्लस इनकम मतलब कैपिटल प्लस। किसी को डाउट? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज न्यू फॉर यू, कि जब गुड्स बेचेंगे तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा, और अगर सर्विसेज बेचेंगे तो एंटायर अमाउंट से कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई खर्चा नहीं होता, होता है तो वो अलग अलग दिखाते हैं, जैसे ऊपर दिखाया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर्विसेज वगैरह। एनी डाउट? एनीवन? एनी डाउट?
Again, I am reminding it is the last question. If you still have any doubt, you may ask, क्योंकि आज मैं और कुछ नया नहीं करा रही हूँ. मैं आज इतना ही कराना चाहती हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को कूल होके घर पे बैठ के कर सके. मैंने अपना मैक्सिमम इस चैप्टर में आपको दिया है ताकि आपके फंडामेंटल्स मजबूत हों. और ये जो लास्ट में क्वेश्चन दिया ये वैसे मुश्किल नहीं है. इसके अंदर टर्म्स मैंने बहुत सारी यूज करी है, जो टर्म्स आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगी. जब आप इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे तो आपको बिजनेस की बहुत सारी बातें समझ में आएंगी. क्वेरी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल गिव द आंसर ऑफ ईच क्वेरी. ठीक है, चलिए, कोई डाउट है तो बता दो. किसी भी पॉइंट में अब तक जो पूछा नहीं तो मैं पूछूंगी इसी क्वेश्चन को अब दोबारा. इसीलिए देख रहे हो कि मैं साफ करके जा रही हूँ, साथ साथ साइमल्टेनियसली मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि आपके पास इसका कोई सिंबल ही ना रह जाए. बस इसको इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे. इट इज अपने नोटबुक में लिख लेना जहां पर भी आपके पास है ये क्वेश्चन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टर्म सेंगर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. तो इसका मैंने आपको क्या सिस्टम बताया. एक तरफ से कैपिटल प्लस हो जाएगी और एक तरफ से कैश प्लस हो जाएगा, बिकॉज इट इज एंटायरली ट्रीटेड एज एन इनकम. नेक्स्ट, पेड 4000 फॉर द मंथ्स यूटिलिटीज. यूटिलिटीज क्या होती है? देखो मैंने सारी टर्म्स, मैंने कहा ना मैं इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताना चाहती थी, बस इसलिए बताई. यूटिलिटीज कौन बताएगा क्या होती है? बताओ, कोई बता सकता है? मन में सौम्या, प्रत्युष, जरूरत. यूटिलिटीज थोड़ा कोई एग्जांपल. ऐसे नहीं समझ में आएगा. जरूरत तो सारी है, बिजनेस की जरूरतें तो बहुत सारी होती है. यूटिलिटीज अगर वर्ड यूज किया तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होगा? मैंने आपको कहा है जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे या अकाउंट्स करेंगे तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, जब भी हम कोई पैसा दे रहे हैं या देना है, दे रहे हैं का मतलब कैश पेड, दे रहे हैं का मतलब ऑब्लिगेशन क्रिएटेड, देना है. तो जब भी हम कैश या ऑब्लिगेशन की बात करेंगे तो वो किस किस चीज के लिए होगा? या तो एसेट्स के लिए, या लायबिलिटीज के लिए, या मतलब आउटसाइड लायबिलिटी के लिए, या कैपिटल वर्ड के लिए, या एक्सपेंस वर्ड के लिए, या इनकम. मैंने क्रक्स कर दिया आपका. एसेट मतलब फिक्स एसेट्स के लिए या करंट एसेट्स के लिए. अब इसमें सोचकर बताओ कि यूटिलिटी कौन सी कैटेगरी में आएगा. पहले यहां से सोचना शुरू करो कि यूटिलिटी जो है वो आपकी एसेट्स को बढ़ाएगी, फिक्स एसेट्स को बढ़ाएगी, करंट एसेट्स को बढ़ाएगी, कैपिटल को, एक्सपेंसेस को, या इनकम. प्रत्युष, हाँ आपने हैंड रेज किया हुआ है. टेल मी. यस, करंट एसेट्स. करंट एसेट्स को. एनी अदर आर्ग्यूमेंट, एनी अदर ओपिनियन? मैं बता, कैपिटल को कम करेगा मैम. कैपिटल को कम करेगा. कैसे? यूटिलिटीज किस सेंस में कैपिटल को कम करेगा? मैम जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं. यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही थी. इलेक्ट्रिसिटी बिल आर आवर यूटिलिटीज. जो हमारे घर के जो भी बिजनेस के अंदर ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप, जैसे आपको होम गार्ड की जो आपने बाहर गार्ड बिठाया हुआ है उसको पैसे देने हैं, मेंटेनेंस देनी है, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, मोबाइल का बिल पे करना है, इन सबको हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं यूटिलिटीज. वाटर बिल पे करना है, ऑल दीज आर आवर यूटिलिटीज. तो अगर उसने इसको यूटिलिटी बोल दिया तो इट इज व्हाट? इट इज माय एक्सपेंस. तो एक्सपेंस बढ़ाते ही आपको क्लियर हो गया कि इसका क्या करना है. तो मैंने इसीलिए नए नामों से आपको अवेयर कराया है इस क्वेश्चन में कि यूटिलिटी वर्ड आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या करें. यूटिलिटी मतलब कि आप रूटीन में जो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो, या अपने मोबाइल का बिल पे करते हो, या वाटर का बिल पे करते हो, सीवरेज वगैरह के लिए पैसे देते हो, स्वीपर वगैरह को पैसे देते हो, ऑल दीज कवर्स इन द यूटिलिटीज. तो यूटिलिटी मीन्स एक्सपेंसेस. तो हमारे को इसमें कुछ भी नहीं करना. एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल को कम करते हैं, और ऑन द अदर हैंड पे करा है तो कैश को कम करते हैं, और आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी क्रिएट करते हैं. ये बात तो आपको पता ही है. तो यहाँ देख लो पेड लिखा है, यहाँ पर पेड है तो कैश कम हो जाएगी और उधर से कैपिटल कम हो जाएगी. एनी डाउट?
आ रहा है ना सबको समझ? नेक्स्ट वन, purchase new office equipment by paying 93,000 in cash and trading in old equipment with a recorded cost of 7,000. It is what? इसका ये मतलब है कि आपने एक इक्विपमेंट में एग्जांपल से समझा रही हूँ, फिर आपसे को एक्सप्लेन करेंगे इसको कि क्या करना है इसमें। इसने क्या वर्ड यूज किया है इसमें? इसने कहा परचेज अ न्यू ऑफिस। जैसे ही आपने देखा ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा गया, यानी कि आपकी एक असेट बढ़ गई। बिल्कुल ठीक है, एसेट बढ़ती है तो या तो कैश जाती है और या फिर क्रेडिटर, नॉन ट्रेड क्रेडिटर बढ़ते हैं। तो पहली बार परचेज न्यू ऑफिस इक्विपमेंट बाय पेइंग, पेमेंट कितने की करी है? 93,000। बिल्कुल ठीक है। एंड ट्रेडिंग इन एक मिनट, आगे क्या लिखा है? एंड ट्रेडिंग इन ओल्ड इक्विपमेंट विद अ रिकॉर्डेड कॉस्ट ऑफ ₹7,000। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास एक, जैसे जो इक्विपमेंट हम ऑफिस इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल हम एसी खरीदने गए, ऑफिस इक्विपमेंट का नाम है एसी। हमने उसको क्या किया, हमने 93,000 तो हमने उसको कैश दे दिया एसी खरीदने के नाम का, और हमने, हमारे पास एक पुराना एसी पड़ा था, ओल्ड एसी, वो दे दिया, जो कि उसने कहा था कि एक्सचेंज ऑफर चल रही है, 7,000 रुपीज में सेटल करूंगा। अब मुझे बताना कि हमारे पास जो एसी आया वो कितने रुपए का आया? राजीव, एसी की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 93,000 या 86,000 या कुछ और? मैम एक सेकेंड। हाँ, मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, आंसर आप सब लोग सोच लेना, किसी से भी पूछ सकते हैं। ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो। परचेज न्यू ऑफिस इक्विपमेंट बाय पेइंग 93,000 कैश। हम एक एसी वाले की दुकान पे गए और उसको हमने कैश पे किया 93,000। हमारे पास एक पुराना एसी पड़ा था, हमने वो भी दे दिया, जिसकी कीमत उसने लगाई 7,000 रुपीज, पुराने एसी की। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर मैं एसी की कॉस्ट में क्या वैल्यू लिखूं? एसी 1 लाख कितने से रुपीस। इंक्रीज करूं? कैश पे क्या इफेक्ट डालूं? कहां पर क्या करूं? अब मुझे ये बताओ। मैम कैश पे ऐसे इफेक्ट डाला कि मैम 93,000 उसने कैश दे दिया था और 7,000 की अगर पुरानी एसी की वैल्यू थी तो मैम टोटल 1 लाख रुपीस का पड़ गया मैम एसी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो एसी पड़ गया उसको 1 लाख का, तो हमारी एसी की जो कॉस्ट इंक्रीज होगी वो 1 लाख की होगी। बिल्कुल ठीक है, पहला काम। अब कैश कितना गया उसके पास से? 93,000 का। 93,000। पर अब क्या ये बात ठीक है? ये तो इक्वेशन मैच नहीं हुई। मैम ये उसमें आएगा ना, बोलो। मैम 7,000 रुपीस तो मैम कैपिटल में से होंगे 1 लाख माइनस, और मैम जो मतलब कि हमारा सेट था तो मैम सेट में से उसमें से चला गया मैम ये मैं समझाती हूँ, अब ध्यान 7,000। सुन, नहीं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा देखो, पहली चीज क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपका कैश का कॉलम बना हुआ है, यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट का कॉलम बना हुआ है। घुमा फिरा के मैं आऊंगी वहीं पर, जैसे ही लिखना है, लेकिन समझना जरूर है इसको। मेरा कैश कितना गया, कैश पर फोकस करो। पेइंग, पेमेंट कितनी हुई? कैश, कैश गया 93, तो मैं यहाँ 93 ही लिखूंगी। ऑफिस इक्विपमेंट आपको बिल्कुल ठीक समझ में आया कि 93,000 हमने कैश दिया, 7,000 की पुरानी चीज दी, तो नई चीज का जो बिल बना होगा वो तो 1 लाख का ही बना होगा ना। नया सामान का जो बिल है, कल को अगर हमारे को उसको किसी को बिल दिखाना है तो वो तो 1 लाख का बना होगा कि भी हम इसको सामान को 1 लाख में, अगर हम पुराना नहीं बेचते उसको, तो वो 1 लाख रुपए में देता हमारे को इक्विपमेंट। तो ये हमने ऑफिस इक्विपमेंट प्लस कर दिया अपना, 1 लाख से 93 से कैश कम कर दिया। अब इस 7,000 का क्या करें?
ये क्या चीज दी है उसने उसको? मैम असेट दी है। एक इक्विपमेंट हमारे पास चल रहा था, इन्वेस्टेड 4 लाख इन कैश एंड ऑफिस इक्विपमेंट, उसके पास 1.5 लाख का ये पड़ा था। फिर एक ऑफिस इक्विपमेंट उसने और भी बीच में खरीदा था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये देखो ये भी खरीदा था उसने। तो इन्हीं में से तो कोई दिया होगा, कोई सड़क पे से उठा के तो नहीं दिया होगा। और बिजनेस का ही तो सामान बेचा होगा ना उसने, इसने इसी साल तो बिजनेस ओपन किया है। देखो बिजनेस में अगर कोई चीज खरीद रहे हैं तो बिजनेस में से ही तो कम कम और ज्यादा होगी ना वो। तो इसका मतलब है कि कोई पुराना इक्विपमेंट तो कम हो गया और एक नया इक्विपमेंट बढ़ गया। आप कहोगे मैडम फिर इसको आपने 93 क्यों नहीं बोल दिया था? वह इसलिए नहीं बोला था कि जैसे कई बार आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि नए ऑफिस इक्विपमेंट की, जैसे एमसीक्यू आ जाए मान लो, तो वो पूछ सकता है कि नए ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 लाख। पुराने की वैल्यू कितनी, जो पुराना सेल आउट किया है उसकी वैल्यू कितनी माइनस होगी, 7000। हाँ ऑफिस इक्विपमेंट में आएगा 93,000 ही, ऑफिस इक्विपमेंट प्लस होगा 93 से ही। लेकिन कैसे? नए वाला 1000 का, पुराने वाला सेल की तरह ट्रीट होगा, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट की तरह से। नेट इफेक्ट 93,000 का आएगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। अब बात पूछो, कुछ नहीं समझ में आई? एनी डाउट? तो मैम फिर ये जो 7000 जैसे माइनस होगा तो किसमें से करेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट्स में से ही करेंगे। देखो कैश कम हो गया 93 से, ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ गए 93 से, लेकिन उसको प्रेजेंट ऐसे करना है कि 1 लाख का नया एसी आया और एक कोई पुराना एसी हमने पुराना सामान 7000 का बेच दिया। क्योंकि हमें ये नहीं बताया, एक और भी बताती हूँ, अगर वो यहाँ पर ये कह देता कि भी हमने जो ओल्ड वाला इक्विपमेंट है वो ये वाला सेल किया है, जैसे ये कह देता, मान लो वो कहता है ये 30,000 वाला हमने ओल्ड इक्विपमेंट उसको 7000 रुपए में एक्सचेंज कर लिया, तो आपकी बात से मैं एग्री हो जाती, 23,000 रुपए का मुझे लॉस हो जाता 23 का, और ये लॉस मैं कैपिटल में से कम कर देती। लेकिन अभी उसने कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ ये कहा कि हमने अपने टोटल ऑफिस इक्विपमेंट में से 7,000 रुपए की कॉस्ट का इक्विपमेंट सेटल डाउन कर दिया, ट्रेड ऑफ कर दिया, यानी कि उसके साथ उसको वापस दिया है। वापस दिया है तो 7,000 का सामान चला गया, 1 लाख का सामान आ गया, तो नेट इक्विपमेंट में क्या चेंज आया, 93,000। 93,000 का। हाँ समझ समझ गए गया। ना? हाँ बस इतना समझेंगे। वो सेल हमने यहाँ पर, अगर उसने ये साफ साफ लिखा होता ना कि उस इक्विपमेंट की कॉस्ट जो थी वो 30,000 थी, 50,000 थी, 20,000 थी, तो लॉस मानते। अब तो हमारे को ट्रेड ऑफ किया, ट्रेड ऑफ का मतलब है पुरानी चीज उठा के दे दी उसने 7,000 में, उसको सेटल डाउन कर दिया, हमें नहीं पता वो कितने की। क्लियर? समझ आ गया सबको? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट। Complete services of a client of for rupees 26,000, this amount is to be paid. अगेन सर्विसेज की बात आ रही है, तो मैंने आपको कहा था सर्विसेज से फीस कलेक्ट होती है तो वो इनकम, कलेक्ट होने वाली है तो वो भी एक्रूड इनकम, यानी कि मिलेगी, अभी अभी मिली नहीं है। तो इनकम का हम क्या करते थे, एक बार कैश में प्लस करते थे, एक बार कैपिटल में प्लस करते थे। और एक्रूड इनकम है तो हम क्या करते हैं, एक बार कैपिटल में प्लस करते हैं और एक बारी एक नया कॉलम बना देते हैं एक्रूड इनकम के नाम से। या तो इसको एक्रूड इनकम कहो, नहीं तो इसको डेटर भी कह सकते हो, क्योंकि हम जिसको सर्विस रेंडर कर रहे हैं उसका नाम डेटर भी हो सकता है। जैसे हमने सेल ऑफ गुड्स किया था, हमने कहा ना अगर हम सेल नहीं करते तो हम सर्विसेज बेचते हैं, हम सेल ऑफ गुड्स करेंगे। कस्टमर, जिस भी कस्टमर को हम सर्विसेज बेच रहे हैं, क्लाइंट्स को सर्विसेज बेच रहे हैं, उसका नाम हमारा डेटर भी होगा। डेटर सर्विसेज की बात हो रही है, क्योंकि सर्विसेज इज द अल्टरनेटिव ऑफ गुड्स, तो इसलिए हम इसको डेटर के नाम से जानेंगे। तो 26,000 डेटर में बढ़ जाएंगे और 26,000 से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। एनी डाउट? लास्ट क्वेश्चन मैंने सबसे टेढ़ा डाला था हर टर्मिनोलॉजी को क्लियर करने के लिए। अब देखते हैं कितनों को समझ में, आप दोबारा करके भेजना मेरे पास, देखेंगे कितने बच्चे ठीक करते हैं कितने गलत समझाने के बाद। तो इस वाले पॉइंट का क्या मतलब हो गया कि हमारे डेटर प्लस हो गए 26 से, उधर से कैपिटल प्लस हो गई 26,000। नेक्स्ट
received rupees 19,000 payment from the client created in transaction K. K ट्रांजेक्शन यानी कि ये वाली। वो कहता है रिसीव्ड, एक क्लाइंट ने हमारे कितने पैसे देने थे, क्लाइंट मतलब डेटर, डेटर ने कितने पैसे देने थे 26,000, जिसमें से उसने कितने की पेमेंट कर दी 19,000 की। इसके साथ फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो सिर्फ आप क्या करेंगे, डेटर में से 19,000 कम कर देंगे और कैश में 19,000 बढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। कुछ पूछना है तो पूछो भाई, फिर मैं पूछूंगी, देख लेना। नेक्स्ट, रिसीव रुपीज 19,000, ये तो हो गया। बॉबी विड्रॉ 20,000 फ्रॉम द बिजनेस, ये तो आसान है, कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि इसका नाम ड्राइंग्स है, और उधर से कैश कम हो जाएगा। किसी का भी डाउट हो तो यू कैन रेज द हैंड्स, मैंने पूरा समझा दिया है। मैम वो एफ बोलो, वाला जो है, कौन से वाला बेटा? एफ, उसमें एफ कौन? एफ एफ उसमें ये 75,000 नहीं है? अच्छा, ये अमाउंट वाइज है, वो कोई नहीं, नंबर अमाउंट तो 75,000 नहीं है? 7500 है बेटा। हाँ। वैसे 100 ही लग रहा है, अब इतने अच्छा। छोटे से बिजनेस के अंदर क्या सैलरी वो 75,000 की दे रहा होगा। ठीक है, वो तो कोई इशू नहीं है। हाँ, ये 7500 होगा। और बोलो, एनी अदर डाउट? सबको क्लियर? सारे स्टेप्स क्लियर हो गए? नंबर हाँ बोलो बच्चे। मैम 3 नंबर। थर्ड नंबर इसी का? यस मैम। एक मिनट बच्चे। थर्ड नंबर है हमारा, ए इन्वेस्टेड का था, बी सी, ये वाला परचेज ऑफिस सप्लाईज। मैंने कहा था ऑफिस सप्लाई का मतलब है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस। ऑफिस सप्लाईज का दूसरा नाम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यानी कि आपने बिजनेस के अंदर स्टेशनरी खरीदी है। जब स्टेशनरी खरीदते हैं तो इसको एक्सपेंसेस कहते हैं। अब एक्सपेंसेस अगर आपको पता है, एक्सपेंसेस अगर आपने पे कर दिए तो आप क्या करेंगे, और एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे। अब इसमें उसने क्या बताया है थर्ड पॉइंट में, एक्सपेंसेस अभी आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट पर है, क्रेडिट मतलब येट टू बी पेड, तो हम इसको क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आप क्या करते हो, एक तरफ से कैपिटल माइनस करते हो और एक तरफ से एक लायबिलिटी जनरेट कर देते हो, उसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और वहां पर जाकर ये 1200 रुपए प्लस हो जाएंगे, 1200 है या 12,000 है, वट एवर विद अमाउंट, 12,000। यहाँ पर 12,000 12,000 प्लस हो जाएगा और यहाँ से 12,000 माइनस हो जाएगा। और बोलो, समझ आया बेटा? यस मैम। ठीक है, हाँ, और बोलो, एनी वन पर्सन, एनी अदर डाउट? सबको क्लियर? एनी डाउट? नहीं है। चलिए, आज का काम पूरा हो गया। इस क्वेश्चन को एक बारी फिर मैं भी आंसर निकाल लूंगी ताकि मुझे, हाँ बोलो मैम एक सेकंड। यस यस मैम वो जे वाला जो है, परचेज न्यू ऑफिस इक्विपमेंट, हाँ मैम तो वो ऑफिस इक्विपमेंट वो एसेट में होगा ना? हाँ, एसेट में, बिल्कुल एसेट में। एक तरफ से आपकी, और जो क्रेडिट पर हो रहा है वो आउटस्टैंडिंग नहीं, प्रिंटिंग क्रेडिट एंड पे तो हो ही स्टेशनरी नहीं के रहा, अंदर आएगा। क्रेडिट तो हो ही नहीं रहा। ये वाला ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ क्रेडिट हो रहा है? इसमें तो सब कुछ ही नहीं कैश जो में। पहले वाले, हाँ, उसमें नहीं उसके हमने पहले वाले क्रेडिटर्स,
हाँ हाँ, ये वाला कौन से वाला? ये वाला जो अभी पूछा था इन्होंने, ये वाला। हाँ हाँ, वो आउटस्टैंडिंग आएगा ना? हाँ हाँ, ये आउटस्टैंडिंग में आएगा। परचेज ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाई मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये वाला, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आएगा। और उधर से आउटस्टैंड, या सॉरी, एक तरफ से ये एक्सपेंसेस माना जाएगा और एक तरफ से ये लायबिलिटी, लायबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस मतलब कैपिटल कम हो जाएगी। हाँ। और बोलो, ठीक है? हाँ जी, गॉट इट? थोड़ा टेढ़ा था क्वेश्चन है, पर उतना मुश्किल नहीं था जितना बीच में एक दिन और कराया था। इसमें तो सिर्फ नई नई टर्म्स आई हैं, वो तो बहुत मुश्किल था। वो क्वेश्चन तो मैंने हटा दिया अपने इसमें से, कि भी बच्चे उसको देख के घबरा गए थे। वो टाइप नहीं आएगी, ये टाइप आ सकती है। ये टाइप आपकी बुक का ही हिस्सा है, किसी ना किसी बुक का। ठीक है, मतलब मैंने तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों चैप्टर, तीनों की बुक्स पढ़कर, टीएस ग्रेवाल, आपकी एनसीईआरटी एंड आपकी जो भी है, और तीसरी जो भी बुक है डैडी के गोयल, उन सब का क्रक्स है ये, मान लो। मेरे को सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा है तो मैंने इसको यहाँ डाल दिया। ये आपके लेवल का ही क्वेश्चन है, तो इसको कवर करना जरूरी। ठीक है बच्चों? ओके, चलिए फिर मैं मीटिंग एंड करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. किसी को थैंक यू बच्चों। कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, बाकी आप इस क्वेश्चन को फेयर करके मेरे पास भेज देना, सो दैट आई कैन चेक इट आउट। ओके, Okay. चलिए ठीक है बच्चों, ओके बाय।